विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए, है ना। तो यहाँ संलग्न मतलब इस पेपर पर एक आकृति बनी हुई है और यहाँ पर कुछ बिंदु है। देखो 1 2 3 4 और 5 बिंदु है, जिनके नाम क्या है? बिंदु C, बिंदु B, बिंदु O, बिंदु E और बिंदु D, है ना। तो ये जो एक चित्र बना हुआ है उसमें कुछ बिंदु है, कुछ रेखाखंड है, कुछ किरण है। अब ये सब होता क्या है, इसको हमें पहले समझना है ना। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है कि ये बिंदु क्या होता है। तो बिंदु हम किसे कहेंगे? एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे मैंने इस पेपर पर, है ना, इस पेपर पर पेन से एक डॉट बनाया, ऐसे ऐसे करके एक डॉट बनाया, ठीक है, दिखाई दिया आपको। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। अब अगर हम स्केल से इसको मापे तो न तो इसकी लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है, इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु। अब बिंदु को हम कैसे लिखते हैं, तो हमें लिखना आना चाहिए। तो बिंदु के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु, मैंने इसको नाम दे दिया A, एक बिंदु को मैंने नाम दे दिया E, एक बिंदु को नाम मैंने दे दिया C। तो पता चल गया ना बिंदु को कैसे नाम देते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से हम इसको नाम देते हैं। बिंदु के बाद में दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है रेखा की, है ना, या रेखाखंड की। ये रेखाखंड क्या होता है? ठीक है, तो मान लो किसी पेपर पर मेरे पास दो बिंदु है, ये एक बिंदु और दूसरा ये बिंदु। जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं स्केल से, किससे? स्केल से। ये बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया B। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु होंगे और उसके बीच की जो लाइन होगी उसको हम रेखाखंड कहेंगे। बात समझ में आई? तीसरा जो पॉइंट है वो है किरण। किरण किसे कहते हैं? देखो रेखाखंड तो समझ में आ गया, जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखाखंड बनता है। अब किरण क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, लेकिन मैंने B पॉइंट को क्या करा? आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर इतना बढ़ाया कि ये चलता ही जाए, चलता जाए, कभी खत्म ना हो, है ना। तो इसे मैंने क्या कहा? किरण कहा। तो ये मेरे पास कौन सी किरण है? AB किरण है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये A पॉइंट जो है यहाँ पर ये अंतिम बिंदु है और ये जो B पॉइंट है इसमें से जो ये रेखा निकल रही है वो आगे बढ़ती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है ना। तो ये इसकी विशेषता हो गई। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। फिर चौथा पॉइंट है रेखा क्या होती है ना। अगर ये 4 पॉइंट हम समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो रेखा क्या होती है कि भाई हमने पढ़ा बिंदु क्या होता है कि बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, तो इसको हम बिंदु कहते हैं। फिर अगर दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमारा रेखाखंड बनता है। फिर इसके बाद एक बिंदु को तो हम स्थिर रखते हैं और दूसरे बिंदु को अनंत तक बढ़ाते हैं तो हमारी किरण बन जाती है। लेकिन अगर हम दोनों बिंदुओं को अनंत की ओर बढ़ाएंगे, है ना, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। यानी रेखा कभी खत्म नहीं होती, वो A और B के दोनों ओर आगे बढ़ती जाती है। तो चलो अब आपको ये अगर चारों पॉइंट समझ में आ गए तो इस आकृति से हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी वीडियो है ना, कक्षा 6 की, वो सारी प्लेलिस्ट में डाल दी। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाकर मज़े से सारी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें पहले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस आकृति में यहाँ 5 बिंदु है, उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला उत्तर है कि इस आकृति में 5 बिंदु है, उनके नाम बताने हैं। तो ये तो बहुत ही सरल है भाई। ये क्या है? एक बिंदु है, इसका नाम क्या है? C, है ना। तो अपन ये कहेंगे बिंदु C, बिंदु C। उसके बाद में बिंदु O, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बिंदु O, ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ O। फिर B, फिर उसके बाद E
और डी। तो कितने बिंदु हुए? 5। 1 2 3 4 5, ये सब आपके बिंदु है। क्या है? बिंदु। ठीक है, फिर हमें दूसरा उत्तर देना है कि एक रेखा बतानी है इसमें, केवल एक रेखा। एक रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ ऐसे चलती जाए, है ना, और यहाँ बीच में 2 पॉइंट हो। तो अगर देखो मैं इस रेखा की बात करूँ तो यहाँ दोनों तरफ तीर है ना, और ये अंतिम पॉइंट क्या है? डी, और इधर क्या पॉइंट है? बी। तो मैं कह सकता हूँ रेखा डी और बी, रेखा डी बी। एक ही रेखा बतानी थी तो हमने बता दी डी बी। कैसे बताई? कि भैया हमारा चित्र रेखा जो होती है वो दोनों तरफ आगे बढ़ती है ना। अब यहाँ इसके पास वाला पॉइंट, यहाँ इसके पास वाला पॉइंट कौन सा लिया हमने? एक तो लिया डी और दूसरा हमने यहाँ लिया बी। तो ये हमारी रेखा हो गई डी बी। समझ आया? तीसरा है सी पॉइंट। यहाँ है 4 किरणें। कितनी किरणें बतानी है? 4 किरणें। तो देखो ऐसी आकृति जहाँ आपको दिखाई दे रही है वो सब आपके क्या हो गई? किरण हो गई। तो देखो कहाँ कहाँ दिखती है। तो सबसे पहले देखो ये O पॉइंट ले लो और ये B ले लो। तो ये O और B हो गई एक किरण। तो एक किरण तो मेरे पास हो गई OB। ठीक है, ये आपकी किरण OB हो गई। फिर उसके बाद में अपन ये भी तो ले सकते हैं, देखो E से B ले लेते हैं, यानी ये E से चालू हो गई और यहाँ B आ गया। E से B मैंने ले ली, ये यहाँ से E से B, तो ये भी एक किरण बनेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं EB भी एक किरण है। उसके बाद D से भी तो हम ले सकते हैं कि भाई D से B, है ना, ये आपके D हो गया और ये आपके चल रही यहाँ पर B, तो ये भी तो एक किरण होगी, है ना। तो मैं कहूँगा DB भी एक किरण है। और कौन कौन सी किरण है? देखो ये ऊपर की ओर जा रही है O से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो इसको छोड़ो, लेकिन इधर तो जा रहा है O से C, है ना। तो ये भी एक किरण है O से C। तो 4 किरण हमको बतानी थी, हमने 4 किरणें बता दी। ठीक है, अंतिम जो है डी, 5 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? जो दोनों ओर आगे नहीं बढ़ता, है ना। जैसे मैं ये 2 बिंदु है इसको मिलाता हूं तो ये मेरा क्या बन गया? रेखाखंड। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, यानी 2 अंतिम पॉइंट होने चाहिए, अंतिम बिंदु होने चाहिए। तो देखो कहाँ कहाँ बनता है। तो देखो ये ओ और बी, इसके बीच ये एक लाइन हो गई, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया, है ना। ओ से बी तक, तो ये हमारा रेखाखंड, ये आगे नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखना। ओ से बी रेखाखंड, रेखाखंड ओ बी। एक तो ओ बी हो गया, ओ से बी। फिर ये ई ओ बी हो गया, चलो ई ओ बी हो गया। फिर डी ई बी हो गया, डी ई बी हो गया। ठीक है, और हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो 1 2 3, 3 हुआ। फिर ओ से सी तक ले लो तो ओ सी भी हो गया, चलो। फिर उसके बाद देखो हम ये बड़ी वाली भी ले सकते हैं, डी से बी, डी बी। लेकिन आप कहोगे सर आपने यहाँ भी डी बी लिया, यहाँ भी डी बी लिया, तो फिर अंतर क्या है? तो चलो इसमें अंतर भी हम निकालते हैं। देखो बिंदु में हम यहाँ बिंदु सी लगाते हैं, बिंदु ओ लगाते हैं, बिंदु बी लगाते हैं, बिंदु ई लगाते हैं, बिंदु डी लगाते हैं, तो ये तो हमारा बिंदु बन जाता है। फिर रेखा में क्या करता है? क्योंकि रेखा दोनों तरफ आगे बढ़ती है ना, तो इसके यहाँ आप डीबी में ऐसी एक ऊपर निशान बना दो। तो अब इसको हम पढ़ेंगे रेखा डीबी, है ना। फिर सी पॉइंट क्या था? किरणें। तो किरणों के लिए कैसे जाती है किरण? ऐसे जाती है। तो इनके ऊपर हम ऐसे किरण का निशान लगा देंगे। ये ओ बी किरण, ये ई बी किरण, ये डी बी किरण, ये ओ सी किरण, है ना। और रेखाखंड में ऐसे निशान लगाया जाता है ना, कहीं भी कोई तीर नहीं लगाते। तो ये हो गया रेखाखंड ओ बी, रेखाखंड ई ओ, रेखाखंड डी ई, रेखाखंड ओ सी और रेखाखंड डी बी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में है संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन चारों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या बताना है? रेखा बतानी है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। और किस में से बतानी है? इस चित्र को देख के बतानी है। तो हम इसके कितने नाम बता सकते हैं, वो सारे नाम हमें बताने हैं। किसके? इस रेखा के, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ एक रेखा बनाई, मैंने यहाँ ये पॉइंट दे दिया ए और दूसरा पॉइंट दे दिया बी, तो इसका नाम क्या हुआ? रेखा ए बी। तो यहाँ पर मेरे पास एक नाम आ गया ए बी, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या नाम हो सकता है कि भैया ये रेखा हो गई आपकी। अब की बार मैंने किया ये पॉइंट ए ले लिया और अगला पॉइंट सी ले लिया, तो ये भी तो रेखा है। तो इस रेखा का नाम क्या हो गया? ए सी, ठीक है।
फिर कहा और क्या नाम हो सकता है, तो मैंने कहा आपकी बार ये जो आपकी रेखा है, यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया ए और अगला पॉइंट मैंने ले लिया डी, तो अब ये इस रेखा का क्या नाम बन गया, ए डी। अच्छा, फिर और क्या क्या बन सकता है, तो देखो अब हम बी से चालू करते हैं, तो बी सी भी तो रेखा का नाम बन सकता है। ये 2 पॉइंट हो गए और ये पूरी रेखा हो गई, तो इसका नाम हो गया बी सी। और क्या नाम हो सकता है कि भाई बी को छोड़ो, सी को छोड़ो, बी और डी को ले लो, तो ये 2 पॉइंट हो गए, है ना। ये जैसे अपनी रेखा हो गई, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया डी, तो ये भी तो रेखा बन रही है बी और डी की, तो ये रेखा हो गई बी डी। अच्छा, फिर सी डी भी बन सकती है, ये सी डी रेखा बन गई। अच्छा, तो ये तो हम इस तरफ चल रहे हैं, तो ये सारे नाम आ गए। अब हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस रेखा को मैं ऐसे बोलूँ डी ए, है ना, जैसे ये मेरी रेखा हो गई और इसको तो नाम हो गया डी और इसका नाम हो गया ए, तो ये भी तो एक रेखा है, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ रेखा डी ए। बात समझ में आई। अब आगे और चलो, तो डी से ए हो गया, डी से बी कर लो, डी बी, फिर डी से सी कर लो, ये भी मेरे पास एक नाम आ गया, डी से सी हो गया। अब डी को छोड़ो, सी से ए कर लो, है ना, सी ए, ये रेखा सी ए बन गई। अच्छा, सी से ए हो गया, सी से बी ले लो, तो रेखा सी बी बन गई, है ना। और कैसे हो सकता है देखो, और अपन लास्ट में ये बी ए भी तो ले सकते हैं, तो अंतिम जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रेखा बी ए, ये ए है, रेखा बी ए। तो कितने संभावित नाम हुए इस रेखा के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल 12 नाम इसके हो गए। कितने नाम होंगे, 12 नाम। और सारे ये जो जितने भी नाम हैं वो इस रेखा को बता रहे हैं। ये जो यहाँ से इधर जा रहे हैं ना, इस रेखा के इतने सारे नाम हम बता सकते हैं, संभावित नाम बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। तो यहाँ हमारे पास एक आकृति दी हुई है और इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो हमें क्या बतानी है, रेखाएं बतानी है। क्या बतानी है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो। और रेखाएं कैसे होती है, रेखाएं इस प्रकार से होती है। और मैंने अगले प्रश्न में आपको सारे संभावित नाम बताए थे, है ना। तो हमें इस चित्र में जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है वो रेखाएं बतानी है। तो सबसे पहले ई देखो कहाँ है, ये यहाँ पर है ई। तो इससे होकर कौन सी रेखा गुजर रही है, तो सबसे पहले देखो ए का उत्तर क्या होगा। तो आपके पास रेखा ए ई, ये पूरी एक रेखा है, वो कहाँ से गुजर रही है, ई से गुजर रही है। तो हम कहेंगे रेखा ए ई, और रेखा के लिए हम ऐसा चित्र बना देंगे। तो ये आपके ई बिंदु से होकर गुजर रही है, कौन सी रेखा ए ई। फिर हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं भाई बी ई, है ना। मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, तो बी ई भी तो ई से होकर गुजर रही है। तो हम कहेंगे रेखा बी ई भी जो है वो ई से गुजर रही है। फिर डी ई भी ई से होकर गुजर रही है, तो डी ई भी इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। उसके बाद देखो ये ई से ये वाली रेखा भी गुजर रही है, इधर वाली ये वाली रेखा, है ना। तो इसका नाम आप चाहो तो ई एफ रख दो या एफ ई रख दो, आपकी मर्जी, है ना। तो हम इसको ई एफ रख देते हैं। तो ये आपके रेखा हो गई ई एफ। तो कितनी रेखाएं हो गई, 1 2 3 4, जो आपके कहाँ से गुजर रही है, ई बिंदु से गुजर रही है। तो इसके आगे आप लिख दो, आदि वे रेखाएं हैं जो जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर बी पॉइंट देखो, बी क्या है, ए से होकर जाने वाली रेखा। तो अब ए से होकर कौन कौन सी रेखा जा रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया ए, और इससे कौन सी रेखा होकर गुजर रही है, तो देखो ये ए से लगाकर ई, ठीक है। तो ए ई रेखा से, रेखा जो है, रेखा ए से जाने वाली रेखा है। तो ये जो आपकी रेखा ए ई है वो कहाँ से होकर जाने वाली है, ए से होकर जाने वाली है। तो देखो पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में अंतर ये है कि हमें वो सारी रेखाएं बतानी हैं जो ई से सम्मिलित है, ठीक है।
लेकिन जिस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है वो कौन सी है, तो ए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो है वो कौन सी है, ए ई है। ठीक है, अगला पॉइंट है सी। सी बिंदु क्या है, देखो वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो हमारा ओ पॉइंट कहाँ है, हमारा देखो यहाँ पॉइंट बना हुआ है और ये है ओ। तो हमें बताना है कि वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। तो देखो ये पॉइंट कहाँ स्थित है, इस रेखा पर स्थित है ना। और इस रेखा का नाम हम क्या बता सकते हैं कि भाई एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, और ये है सी और ये है ओ। तो हम कहेंगे कि सी ओ वह रेखा है जिस पर ओ स्थित है। सी ओ वह रेखा है जिस पर बिंदु ओ स्थित है। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला पॉइंट है डी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म बताओ। देखो पहले तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, मान लो एक रेखा ये है, ठीक है, दूसरी रेखा ये है। तो जब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ऐसी आपको कहाँ कहाँ दिख रही है, तो देखो एक तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि दो रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म बताने हैं। तो पहला युग्म तो आपका कौन कौन सा हो गया, देखो एक तो आपकी रेखा हो गई ए ई, रेखा ए ई, व इसको कौन काट रही है भाई, इस रेखा को ये रेखा काट रही है यानी सी ओ। तो आप इसको कह सकते हो रेखा ए ई व सी ओ। एक तो आपके ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, दूसरी रेखा ए ई व रेखा ये वाली ई एफ है ना, रेखा ई एफ। तो ये दो युग्म हो गए, पहला तो युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको जिंदगी भर याद रखना है इस प्रश्न को। जैसे यहाँ पर पहला कह रहा है कि भाई एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो एक बिंदु बनाया, ठीक है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं मैं गुजार सकता हूँ। तो मैंने ये इस बिंदु से एक रेखा गुजारी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस तरफ से मैं एक रेखा गुजार दूँ, तो इस तरफ से एक रेखा गुजार दी। फिर इस तरफ से भी हम इसमें एक रेखा गुजार सकते हैं, इस तरफ से भी हम इसमें एक रेखा गुजार सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारी रेखाएं इसमें से गुजार सकते हैं, बहुत सारी अनगिनत रेखाएं इसमें से गुजार सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, कितनी अनंत रेखाएं गुजर सकती है या खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो बी है, दो बिंदु से कितनी रेखाएं, तो यहाँ मुझे दो बिंदु लेने पड़ेंगे। मैंने एक बिंदु ले लिया ए और दूसरा बिंदु ले लिया बी। अब वो रेखा जो होगी वो इन दोनों से गुजरनी चाहिए। तो मैंने एक रेखा इस प्रकार से गुजारी जो दोनों से होकर गुजर रही है। ठीक है, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक रेखा मैं ऐसे गुजार दूँ, लेकिन जो रेखा ये ऐसे मैंने गुजारी है वो तो खाली सिर्फ ए बिंदु से गुजर रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रेखा ऐसे इसमें से गुजार दूँ, निकाल दूँ, है ना। तो वो भी केवल बी में से गुजर रही है, ए में से नहीं गुजर रही है। तो अब मेरे पास अगर दो बिंदु है तो मैं केवल एक रेखा खींच सकता हूँ, है ना। तो हमारा उत्तर होगा कि दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, आकृतियाँ बनानी है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, उसमें है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। कौन, बिंदु P किस पर, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं, जैसे ये बिंदु हो गया हमारा A और दूसरा बिंदु हो गया B, जब हम इसको मिलाते हैं तो हमारा बनता है रेखाखंड। तो ये बन गया रेखाखंड AB
और इस पर मुझे एक बिंदु P बताना है, इस पर वो स्थित है। तो मैंने एक बिंदु कहीं भी, आप कहीं भी बीच में ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बिंदु हो गया P जो रेखाखंड AB पर स्थित है। तो ये मैंने इसका कच्चा चित्र बना दिया। फिर B देखो, B रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेगी? जब एक दूसरे को ऐसे काटेगी, है ना। तो मुझे एक रेखा लेनी है XY, तो मैंने एक रेखा ऐसे ले ली। इसका नाम कैसे देना है? ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है। एक रेखा मैंने ऐसे ले ली, है ना। ये पॉइंट आपका क्या हो गया? XY और PQ। तो ये P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया, और इस पर M पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों देखो कहाँ कट रही है? इस एक बिंदु पर कट रही है। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। समझ में आया आपको कैसे आकृतियां बनानी है? चलो C देखो। तो C की हमें आकृति कैसे बनानी है इसको समझो। रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। तो आपको एक रेखा L लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच ली, ये ऐसे। इसका नाम क्या है? L। क्या नाम है? L। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम यहाँ L दे दिया इसको। अब इसमें मुझे E और F दो बिंदु स्थित बताने हैं। जब जिस रेखा पर बिंदु स्थित होते हैं तो उसी पर हमें दो बिंदु बनाने हैं। तो यहाँ मैंने एक बिंदु बना दिया, दूसरा बिंदु यहाँ बना दिया, और यहाँ पर E और F दो स्थित है। तो ये मैंने E भी इसमें है और F भी इसमें है, लेकिन D इस पर स्थित नहीं है। तो इस पर मुझे D को नहीं बनाना है। एक बिंदु लेना है ये D, लेकिन वो इस पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो देखो ये D इस पर स्थित नहीं है। बात समझ में आई? चलो अब D देखो, D क्या है? D है रेखाखंड। ये किसका निशान है? रेखाखंड। रेखाखंड OP और रेखाखंड OQ बिंदु O पर मिलती है ना। बहुत मस्त प्रश्न है ये। तो ये आपके रेखाखंड नहीं है, किरण है। क्या है? किरण। ये ऐसे जा रही है यूं, ठीक है। तो एक किरण O से P जा रही है और दूसरी किरण O से Q जा रही है, यानी दोनों का बिंदु एक ही है। और वो क्या है? O। दोनों का बिंदु एक ही है, O। तो मैंने ये बिंदु ले लिया O। तो एक तो O से P जा रही है, तो मैंने एक किरण जो है ऐसे गुजरी, ये आपकी हो गई P। और दूसरी किरण है Q, वो भी O से जा रही है, तो मैंने ऐसे एक किरण और बना दी, वो है Q। तो एक किरण आपकी OP हो गई, दूसरी किरण OQ हो गई। तो ये दोनों ही किस पर मिलती है? बिंदु O पर मिलती है। तो ये आपकी दो किरणें बना दी मैंने। इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये सब प्रश्न हमें आने ही चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 6 है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो हमें एक रेखा MN, ये पॉइंट M और ये N, ये हमें रेखा MN दी हुई है, और इसमें जितने भी ये आपके A से लगाकर K तक कथन हैं, उनमें हमें बताना है कि ये सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहला कथन क्या है? Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित है क्या? तो हमारी एक रेखा MN है। M कहाँ है? M यहाँ पर है, N यहाँ पर है, और इस रेखा पर क्या ये बिंदु स्थित है क्या? देखो सारे बिंदु इसी पर स्थित है। Q भी यही है, M भी यही है, O भी यही है, N भी यही है, P भी यही है। सारे बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए हम कहेंगे ये कथन सत्य है। तो हम कहेंगे ये कथन जो है वो क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सारे बिंदु इसी पर तो स्थित है, कहीं ऐसे बाहर थोड़ी ना है। अगर कोई बाहर होता तो हम कहेंगे सारे बिंदु इस पर है ही नहीं, है ना। तो कोई बाहर नहीं है, सब इसी रेखा पर स्थित है। फिर भी देखो M, O और N रेखाखंड MN पर स्थित है। तो देखो रेखाखंड कह रहा है ये, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि भाई जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं, ये बिंदु M हो गया, ये बिंदु N हो गया, तो हम इसको रेखाखंड कहेंगे। अब ये रेखा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके रेखाखंड है जो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं है। अब MON, तो MON, O कहाँ आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये भी कथन सत्य है ना। ये भी कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि ये तीनों ही जो है बिंदु इस रेखाखंड पर स्थित है। C पॉइंट है, M और N रेखाखंड MN के अंतिम बिंदु है। रेखाखंड के अंतिम बिंदु, बिल्कुल सही बात है।
कैसे कि ये जो रेखाखंड है उसका सबसे लास्ट वाला बिंदु क्या है M, फिर इसका सबसे लास्ट वाला बिंदु क्या है N, तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला देखो D पॉइंट, O और N रेखाखंड OP किरण के अंतिम बिंदु है। अब इसको समझो, O और N, कहाँ है O और ये N, यानी ये आपका बन गया ON। फिर रेखाखंड, ये जो ON रेखाखंड है वो किरण OP के अंतिम बिंदु है। अब OP कहाँ है, OP यहाँ है, यानी O से लगाकर आगे ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट है P, तो ये आपके बन गया OP। यहाँ पर ये आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है, यानी यहाँ से ये आगे जा रहा है, इसको आप देखो OP और ये हो गया N। तो अब ये कह रहा है कि रेखाखंड जो है ON वो OP के अंतिम बिंदु है। तो OP के अंतिम बिंदु कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर किरण क्या है, किरण है आपके O और P, ये आपके किरण है। तो इसके अंतिम पॉइंट, किरण का कोई अंतिम पॉइंट होता ही नहीं है, एक पॉइंट होता है O, दूसरा पॉइंट होता है P, लेकिन ये अंतिम पॉइंट नहीं होता, किरण का कोई अंतिम पॉइंट नहीं होता। बात समझ में आई, तो ये कथन हमारा हो गया असत्य। फिर E है M रेखाखंड QO, ये Q और ये O, चलो बना देते हैं, ये Q और ये O, तो ये हमारा हो गया रेखाखंड, ठीक है, यहाँ ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये बिंदु हो गया Q और ये बिंदु हो गया O। M रेखाखंड, M कहाँ है, M इस Q और O के बीच में है ना, तो M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो ये M दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु कैसे हो सकता है, दोनों अंतिम बिंदु कौन है, एक तो है Q, दूसरा है O, ये तो इसके बीच में है, तो ये भी कथन क्या हो गया, असत्य। फिर अगला प्रश्न है M किरण OP पर एक बिंदु है, तो किरण OP कहाँ है, तो देखो ये O और P, ये आपका हो गया O और ये हो गया P, और ऐसे किरण जा रही है। M किरण OP पर एक बिंदु है, अब M कहाँ है, देखो M ये है, यहाँ पर पीछे यहाँ है M, ठीक है, तो क्या ये M जो है वो इस किरण OP पर स्थित है क्या, नहीं है भाई। यहाँ पर अगर कहीं होती तो हम कहते M यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अगला पॉइंट G, किरण OP किरण QP से भिन्न है, तो OP कहाँ है, OP इधर है, ये आपका O और ये आपका P, तो ये OP है। QP किधर है, तो देखो ये Q हो गया और ये P हो गया, है ना, तो आप किरण आपके ये इधर हो गई Q और ये हो गई आपके P, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों भिन्न है। दोनों क्या है, भिन्न है, क्यों, क्योंकि ये किरण छोटी होगी और ये किरण इससे क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होगी, ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अब है H, तो किरण OP वही है जो किरण OM है। ये कह रहा है कि दोनों किरणें बराबर है क्या, कि OP क्या है, देखो OP यहाँ से आगे बढ़ रही है, ये यहाँ से, और OM कहाँ से बढ़ रही है, तो देखो OM ये किरण है और ये रेखाखंड है, ये OM है। अब ये तो इतना सा है और ये इतना बड़ा आगे की ओर जा रहा है, तो दोनों समान कैसे हो सकते हैं, ये कथन हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला पॉइंट, किरण OM, तो किरण OM कहाँ है, देखो ये ऐसे है ना, OM यानी ये इधर जाने वाली किरण, ठीक है। फिर OP, तो OP कहाँ है, ये आपके OP है, इतनी बड़ी, के विपरीत नहीं है, तो किरण OM O इधर है और M इधर है, तो ये इधर जा रही है ना, O से M यानी इधर जा रही है, और OP ये इधर जा रही है, तो OM इधर है, OP इधर है, दोनों विपरीत है, जबकि ये कह रहा है विपरीत नहीं है, तो ये कथन हमारा असत्य हो गया, क्योंकि वो तो विपरीत है दोनों, है ना। चलो जे देखो, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो प्रारंभिक बिंदु तो है, देखो ये O हो गया और ये P हो गया, तो ये जब बिंदु इधर जा रहा है तो ये O बिंदु है और ये P बिंदु है, तो ये जो बिंदु होता है इसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, ये तो प्रारंभिक बिंदु है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया।
अगला पॉइंट है कि एन किरण एन पी, यानी ये किरण है एक एन पी, कहाँ है एन और पी, यानी ये किरण आपकी हो गई एन और ये पी। एन किरण एन पी और एन एम, एन एम किधर है, ये एन एम इधर है, ये इधर है एन एम। चलो का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल, क्योंकि ये इधर जा रही है एन पी और ये एन एम इधर जा रही है, तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु जो है वो एन ही है ना। तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।